हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं? फोर्स बेसिकली हम लोग कहते हैं बच्चों पुश या पुल को। पुश और पुल। पुश का मतलब होता है धक्का और पुल का मतलब होता है खिंचाव। धक्का यानी कि पुश का मतलब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करते हुए उस ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हो, तो दिस इज कॉल्ड यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट। एंड पुलिंग मीन्स होता है जब आप ऑब्जेक्ट को खींच के अपनी तरफ करते हो, दिस इज कॉल्ड पुलिंग। तो पुश या पुल दोनों को ही आप फोर्स कह सकते हैं। बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन ही यही है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बट वो पुश या पुल क्या करता है, बेसिकली करता क्या है? पुश या पुल से आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यहां था, आप पुश कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, या ऑब्जेक्ट यहां थी आप पुल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट वहां से यहां आ गई। तो पुश या पुल क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता है। क्या ये हमेशा बदल देगा? नहीं, हमेशा नहीं बदल पाएगा, कभी कभी ये नहीं भी बदल पाएगा। जैसे ये बोर्ड है, इसको अगर मैं पुश करूं तो क्या ये इसकी पोजीशन बदल रही है? नहीं। दैट मीन्स पुश और पुल नॉट ऑलवेज चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट इट हैज अ टेंडेंसी। लेकिन बदल देने की टेंडेंसी इसके पास होती है। सरल शब्दों में पुश या पुल को ही हम लोग फोर्स कहते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दे या बदलने की टेंडेंसी रखता हो। अब मैटर ये कि ये फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? बेसिकली ये फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्स, और सेकेंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। दो या दो से अधिक फोर्सेस को आप बैलेंस फोर्सेस कह सकते हैं अगर उन सारे फोर्सेस ने मिलकर के भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल नहीं पा रहे हैं। तो बैलेंस फोर्सेस की डेफिनेशन हो जाएगी टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ओवर अ बॉडी if not change the position of a body, the position of a body, then forces are called balance forces. जरा समझने की कोशिश करिएगा, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं बट वे सारे फोर्सेस से मिल करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल पा रहे हैं। पोजीशन मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं फिर भी वो ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला पा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे फोर्सेस को ही बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए अभी ये बॉक्स है आपके सामने, हमने एक फोर्स नीचे से लगाया और एक फोर्स ऊपर से लगाया। मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं इस पर, एक ऊपर से हाथ से और एक नीचे के हाथ से। क्या ये दोनों फोर्सेस मिल करके इस बॉक्स की पोजीशन बदल पा रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। ये बॉक्स रेस्ट में है और अभी भी रेस्ट में है। फोर्स लगने के पहले भी रेस्ट में थे और फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट में है, यानी कि ये फोर्सेस ही बैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल है। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक फोर्सेस लगे हैं और उन फोर्सेस के लगने के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जा रही है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस फोर्सेस कहते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अनबैलेंस फोर्सेस, गौर करिएगा, इसी बॉक्स को हमने एक फोर्स लगाया इस पर इधर, तो कितने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं? आपको दिखाई जरूर दे रहा है कि मैं एक लगा रहा हूं, बट और भी फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। जिस पाल्म पे रखा हुआ है, जिस हाथ पर यह रखा हुआ है बॉक्स,
वो हाथ भी इस बॉक्स पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, और इसको इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक फोर्स तो मैं यूं लगा रहा हूं और दूसरा फोर्स इस बॉक्स पर लग रहा है, और भी फोर्सेस। ये हाथ इस बॉक्स पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। तो बॉक्स पर एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है, एक फोर्स मैं ये लगा रहा हूं। और मैं क्लियर कर दूं कि इस बॉक्स पर और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, बट हैं। कौन कौन से? एयर भरा हुआ है, ये एयर भी इसको फोर्स कर रहा है। अर्थ की ग्रेविटी भी इसको खींच रही है नीचे की तरफ। अर्थ की ग्रेविटी भी इस बॉक्स को नीचे की तरफ खींच रही है, और मैं भी एक फोर्स लगा रहा हूं। तो एटलीस्ट 4 फोर्सेस तो आपको बड़ी क्लियर दिखाई देने चाहिए इस पर। कौन कौन से? ये हाथ इस बॉक्स को पीछे की तरफ ढकेल रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। एक फोर्स मैंने ये लगाया, 2 फोर्स। एयर भरा हुआ है, एयर भी इस पर अपना वजन लगा रहा है, तीसरा फोर्स। और चौथा फोर्स है ग्रेविटी भी इसको खींच रही है नीचे की तरफ। तो इन सारे फोर्सेस के लगने के बाद भी अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखिए मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो निश्चित ही ये सारे फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस कहे जाएंगे। क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस वे फोर्सेस होते हैं जो फोर्सेस मिल करके किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दे। अब सिंपल सी बात है, ये बोर्ड यहां पर रेस्ट में बिल्कुल टंगा हुआ है। मैं पूछूं इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, और वे सारे फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं कि अनबैलेंस फोर्सेस। तो आप भले ही फोर्सेस को ना देख पाओ, सारे फोर्सेस को ना देख पाओ, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि फोर्सेस बहुत सारे लग रहे हैं इस पर। आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में पढ़ोगे वो आप फोर्स दिखाई देना आपको शुरू हो जाएगा। कुछ फोर्सेस मैं आपको बता दूं। यहां पर इस बोर्ड को ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ, और ये जिस किसी तरीके से इसमें चिपका हुआ है, कील लगा करके इसको लगाया गया है इसमें, तो वो कील की वजह से इसमें स्टिक्ड है बिल्कुल। तो वहां भी फोर्स लग रहा है इन बोर्ड्स पर, वो कील भी फोर्स लगा रही है। जिन कीलों से ये बंधा हुआ है, वो कील आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, बट कील की सहायता से ये टंगा हुआ है, नेल्स की सहायता से। तो आखिर उन नेल्स ने भी इस पर फोर्स लगाया हुआ है चारों तरफ से। ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींच रही है। 4 मान लो किलो से ये इसमें ठुका है, तो 4 फोर्सेस यहां पर सीधे सीधे, ग्रेविटी का फोर्स 5वां फोर्स, और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं। बट मैं अगर सवाल पूछूं कि क्या वे सारे फोर्सेस बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड, तो आपका जवाब क्या होगा? निश्चित ही जवाब ये होना चाहिए कि वो बैलेंस फोर्सेस हैं। बैलेंस इसलिए क्योंकि ये बोर्ड की पोजीशन वे फोर्सेस नहीं चेंज कर पा रहे हैं। बोर्ड रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह जा रहा है। If the number of forces does not change the position of any body, then forces are said to be balanced forces. And if they can change the position, if the number of forces acting over a body can change the position of an object, then forces are called unbalanced forces. Friends, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड 3 नियम दिए थे। उन्हीं 3 नियमों को फॉलो करती है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते समय। इन तीनों नियमों का वायलेंस कहीं नहीं देखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो इन 3 नियमों का पालन जरूर करेगी। और कौन कौन से नियम थे बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ पे ही हम लोग फोकस करते हैं। टोटल 3 नियमों को पढ़ना है। फर्स्ट लॉ बहुत ही आसान नियम था। न्यूटन का कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। चलिए इस बात को लिखते हैं। An object in the state of rest or moving with constant velocity will continue its state
until an external force is applied on it। तो मैंने क्या लिख दिया, इसी बात को समझना है आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ के लिए और प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ों को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने के लिए बहुत प्यारा नियम है ये। चलिए नियम को फिर समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल भी है बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की स्टेट में है, और उससे भी पहले क्लियर कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की दो ही स्टेट हो सकती है, या तो वो रेस्ट में होगी और या तो वो मूव कर रही होगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो कब तक रेस्ट में रहेगी? एंड द आंसर इज जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा दोगे। फोर्स लगाओगे तब उसकी स्टेट बदलेगी, वो रेस्ट से मोशन में आएगी। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि आप उसे रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाओगे। और सरल भाषा में, अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रुकी है तो अपने से नहीं चल देगी, खुदे चल दे बिना फोर्स के, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अपने आप रुक जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बाहर से फोर्स लगाना ही पड़ेगा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलना चाहते हैं तो, स्टेट को बदलना चाहते हैं तो। और इसके ढेरों एग्जांपल्स हैं आपके डेली लाइफ में। लेकिन एक बात और है कि जो आप फोर्स लगाएंगे वो फोर्स बाहरी होना चाहिए। बाहर से फोर्स लगाओगे तब ऑब्जेक्ट की स्टेट बदलेगी, अंदर से लगाओगे तो नहीं। अब ये अंदर से लगाना क्या होता है, जरा इसे महसूस करना। बेटा मान लीजिए आप किसी ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में, और उस ऑटो में बैठे बैठे आप ऑटो को ऐसे पुश कर रहे हैं अंदर बैठ करके, तो क्या ऑटो चल देगी? ऑटो नहीं चलेगी। उसके पीछे रीजन है, वो फोर्स आपका इंटरनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट के अंदर से लग रही है, और ऐसा फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं बदल पाती। अच्छा, फिर दिमाग में आइडिया आती होगी कि वो भी तो फोर्स ही है, बदल देना चाहिए। बेटा मैं क्लियर कर दूं, जैसे ही आप अंदर बैठ के फोर्स लगाते हैं तो आप जब यूं फोर्स लगा रहे हैं उस ऑटो में अंदर से, तो एक फोर्स पीछे से ऑटोमेटिक लग जा रहा है। आप सिंगली आगे फोर्स नहीं लगा सकते। जैसे ही आप आगे फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स आपके बॉटम से पीछे की तरफ लग जा रहा है। महसूस करिएगा इस घटना को। तो एक तरह से आपने ऑटो पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, नेट फोर्स जीरो हो गया, और इसलिए ऑटो नहीं चलती है। बट वही ऑटो अगर आप मूव कराना चाहोगे बाहर सड़क पर खड़े होकर के, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि आप जब बाहर सड़क पर खड़े होकर के ऑटो को पुश करते हो तो आप बस एक ही फोर्स ऑटो पे लगा रहे हो, और जो आपका पैर पुश कर रहा है ग्राउंड को पीछे, वो फोर्स ग्राउंड पर लग जा रहा है, और ऑटो पर एक सिंगल फोर्स है, दैट इज दैट फोर्स विच यू आर एक्सर्टिंग ऑन द ऑटो। तो जैसे ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के बाहर से आपको इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये रेस्ट में अगर होगी और जैसे ही आप फोर्स लगाओगे ये मूव कर जाएगी। लेकिन कहीं आप ऐसी हरकत कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली के हम अंदर ही आ जाएं, इस ट्रॉली के अंदर आ जाएं और अपने हाथ बढ़ा करके इस पर फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये आगे चली जाए। तो अगर अंदर से ही इस पर फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स इसको मूव नहीं करा पाएगा। रीजन क्या है? ये इंटरनल फोर्स है। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से ही हम लोग लगाते हैं तो ऐसा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल पाता। अब दिमाग में आइडिया ये आती होगी कि आखिर है तो ये भी फोर्स ही, तो ये फोर्स क्यों नहीं इसको मूव करा दे रहा है? एंड द आंसर इज इंटरनल फोर्स। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनल ठीक है, इंटरनल है, बट फोर्स तो है, मूव तो करा देना चाहिए था। लेकिन जरा आप सीन पर ध्यान दीजिए, हो क्या रहा है यहाँ पर। इस बंदे ने जब इसको आगे की तरफ फोर्स लगाया इस पर, तो ऑटोमेटिक एक फोर्स ये बंदा पीछे की वॉल पर भी लगा रहा है।
ये बंदा पीछे की वॉल पर भी एक फोर्स लगा रहा है, और कितना, जितना फोर्स ये आगे की वॉल पे लगा रहा है उतना ही ये पीछे की वॉल पे भी लगा दे रहा है। और ये दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रहा है। ओवरऑल ये बैलेंस फोर्सेस हो जा रहे हैं, और बैलेंस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नहीं चेंज करते। सरल भाषा में देखो बच्चों, जब ये आगे धक्का लगा रहा है तो ऑटोमेटिक एक फोर्स पीछे लग रहा है। जितना ही जोर से ये आगे लगाएगा ऑटोमेटिक एक फोर्स पीछे लग जाएगा, और इसलिए उस पर, ट्रॉली पर कोई नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है, और इसलिए ये मूव नहीं करेगी। इंटरनल फोर्सेस इसी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई बाहर खड़ा होकर के जब फोर्स लगा रहा है तो वो सिर्फ एक ही फोर्स लगा रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है, और दूसरा फोर्स सड़क पे लगा रहा है। वो सड़क को पीछे की तरफ ढकेल रहा है, सड़क पर ये फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है अपने हाथों से आगे की तरफ, यानी इस ट्रॉली पर एक सिंगल फोर्स है और उसकी वजह से ये आगे बढ़ जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा काफी ध्यान देने वाली बात है। यह एक सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि इंटरनल फोर्सेस जो है वो मूव नहीं करा सकते हैं। आप किसी चेयर पर बैठ जाइए जिस चेयर में हैंड लगा हो, हत्था, चेयर के ऊपर बिल्कुल पॉलिथीन मार करके आप बैठ जाइए, पैर अपना ऊपर करके, और उस चेयर को उस हत्थे से उठाने की कोशिश करिए। चेयर में बैठ जाओ, हत्थे वाले चेयर में, और उस चेयर को उठाने की कोशिश करो, तो क्या वो चेयर उठ जाएगी? वो चेयर नहीं उठेगी, बिकॉज दैट इज द इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, नहीं उठेगी। और रीजन क्या है? रीजन भी वही है। यहां पर भी आप हत्थे को जरूर ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो, लेकिन जितना जोर से आप हत्थे को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, कुछ आपके नीचे भी हो रहा है, उसे भी महसूस करिए। जितना तेजी से आप ऊपर खींच रहे हो, आप अपने बॉटम से उस चेयर पे डाउनवर्ड फोर्स भी लगा रहे हो। करके देखना इस चीज को, जितना ही तेज फोर्स लगाओगे तुम चेयर के हैंड को उठाने के लिए ऊपर, आप अपने बॉटम से चेयर पर उतना ही स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स लगा दे रहे हो, और इस वजह से वो लिफ्ट नहीं हो रही है। और यही कारण है कि इंटरनल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस नहीं कराते हैं। फोर्स मस्ट बी एक्सटर्नल टू मूव द बॉडी। अब दिमाग में ये सवाल पैदा होता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कुछ झोल है। अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहीं भी झोल नज़र आ रहा है तो ये आपके दिमाग की दिक्कत है। आपके दिमाग में ये आइडिया आ रही होगी बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो तो अपने आप रुक जाती है सर, बिना फोर्स लगाए ही वो तो रुक जाती है, जबकि आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। बेटा, जहां कहीं भी ऑब्जेक्ट आपको खुद से रुकती हुई नजर आ रही है, ये आपकी गलतफहमी है। बॉल अगर ग्राउंड पर रोल कर रहा है तो रोल करते करते वो दिखाई तो दे रहा है कि खुद से रुक गया, बट सच तो ये है कि जो एटमॉस्फेयर में हवा भरी हुई है वो हवा उस पर फोर्स लगा रही है रोकने के लिए। बॉल अगर ऐसे मूव कर रही है तो हवा उस पर ऐसे फोर्स लगा रही है, और उसी फोर्स के कारण वो रिटार्ड होते होते रुक जाती है। उस पर एक और फोर्स लग रहा है, जमीन भी लगाती है। जमीन अगर खुरदुरी है तो वह जमीन भी उस बॉल के मोशन को अपोज करती है, वो भी फोर्स लगाती है। तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉल को रोकने के लिए, वो खुद पे खुद नहीं रुक रही है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से करेक्ट है। ऑब्जेक्ट को चलाने की ज़रूरत पड़े या फिर रोकने की ज़रूरत पड़े, दोनों ही हालातों में आपको उस पर बाहर से फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा। अब चलिए मूव करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक इनर्शिया नया टर्म है आपके लिए। इनर्शिया मीन्स होता है जड़त्व, और इनर्शिया का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि मूव कर रही है, सरल भाषा में मूव कर रही है, तो वो मूव ही करते रहना चाहती है। और ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हमें कोई छेड़े और हम चलें, वो नहीं चाहती, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। या अगर मूव कर रही है, मस्त मौली मूव ही करते रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। ऑब्जेक्ट की इसी चाहत को इनर्शिया कहते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी बात हो गई, ऑब्जेक्ट क्या चाहता है ये कैसे मालूम चलेगा? बिल्कुल मालूम चलेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अब मैं कह रहा हूं कि ये बॉक्स चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें। ये अभी किस स्टेट में है? रेस्ट में। और ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये श्योर कर लीजिए। और इस ऑब्जेक्ट की इसी चाहत को मैं इनर्शिया कह रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या चाहती है? ये ऑब्जेक्ट क्या चाहती है हमें कैसे पता चला? तो चलिए ऑब्जेक्ट से ही पूछ लेते हैं, बताएगी क्या वो? नहीं बताएगी। तो फिर एक सिंपल सी बात है, देखो इसको चलाने के लिए हमें इसको फोर्स करना पड़ता है। मैं इससे कह रहा हूं कि भाई चलो, नहीं चल रही है। कब चलेगी? जब हम इसको फोर्स करेंगे। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि ये चलना नहीं चाहती थी। चलाने के लिए हमें फोर्स करना पड़ता है। और फोर्स किसको करना पड़ता है? जो कोई खुद से ना काम करे उसको फोर्स करना पड़ता है। इन महाराज को चलाने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। इससे ऐसा लगता है कि ये चलना नहीं चाहती है। या एक बार अगर ये चलने लगे तो खुदे से रुकेगी नहीं, रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जब चलने लग रही है तो ये चलती ही रह रही है, चलते ही रहना चाहती है। और जब रुकी है तो रुके ही रहना चाहती है। और ऑब्जेक्ट्स की इसी चाहत को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो चलिए इनर्शिया की डेफिनेशन लिखता हूं। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज any change in its state। इनर्शिया की डेफिनेशन बच्चों मैंने यहां लिखी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रहती है उस स्टेट चेंज को अपोज करती है। स्टेट चेंज को अपोज करती है, दैट मीन्स कि अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो अपनी स्टेट को बदलने नहीं देना चाहती। मोशन की स्टेट में है तो मोशन की स्टेट को वो बदलने नहीं देना चाहती, मोशन में ही रहना चाहती है। या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह रहे हैं इनर्शिया। और इनर्शिया क्यों है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर? कैसे पता चलता है कि इनर्शिया है? सिंपल सी बात है, हमें फोर्स करना पड़ रहा है उसकी स्टेट को बदलने के लिए। इससे साबित होता है कि ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। एक और बड़ी बात, सरल भाषा में समझिए इनर्शिया क्या होती है। ये नेचर का नियम है, नेचर का नियम है। जो बंदा जो काम करता है वही करते रहना चाहता है। जैसे इन दिनों लॉकडाउन में छुट्टियां चल रही हैं, अब अचानक से लॉकडाउन टूटेगा, स्कूल अगर खुलता है तो कितने बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे? निश्चित तौर पे आप अपनी स्टेट नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग में 9 बजे सो कर उठते हो, 10 बजे सो करके उठते हो, और जब स्कूल खुलेगा तो 7 बजे ही स्कूल में रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से आप अपनी स्टेट को बदलने में आपको समय लग जाएगा, फोर्स करना पड़ेगा। हो सकता है माँ बाप आपको फोर्स करके जगाएं, अदरवाइज खुद पे खुद तो बिल्कुल टाइम से उठ करके स्कूल नहीं जाने वाले हो। क्या मतलब निकला? मतलब ये कि एक बार जब छुट्टी मजा देने लगी तो आप उसी स्टेट में बने रहना चाहते हो। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये इनर्शिया बच्चों 2 तरीके की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। बच्चों इनर्शिया का मतलब मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, और ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो जो रेस्ट में रहना चाहती है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है और मूव ही करते रहना चाहती है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के। हम लोग मान लीजिए किसी पार्क्ड कार में बैठे हुए हैं, एक गाड़ी बिल्कुल खड़ी है, उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं,
और जब अचानक से ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं थोड़ा। आप महसूस करिएगा इस चीज़ को, हमेशा होता है। गाड़ी खड़ी है, उसमें हम लोग बैठे हैं और जैसे ही ड्राइवर अचानक से स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है। जब हम लोग बैठे हुए हैं रेस्ट की स्टेट में, तो हम रेस्ट की स्टेट में ही रहना चाहते हैं और गाड़ी आपके नीचे से आगे निकल गई और हम पीछे छूट जाते हैं। हम रेस्ट में थे, गाड़ी के साथ चलने को तैयार नहीं होते हैं, रेस्ट में ही बने रहना चाहते हैं और गाड़ी तो अपनी स्टार्ट होकर के निकल गई आगे और हम लोग पीछे छूट गए। इस वजह से हम लोग पीछे झुक जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। और वही अगर आप इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देखना चाहें, इनर्शिया ऑफ मोशन में कार के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन का ही एग्जांपल दिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए चलती हुई गाड़ी में आप बैठे हुए हो, गाड़ी चल रही है, आप बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी उस समय मोशन की स्टेट में है और वो मोशन की स्टेट में ही बने रहना चाहती है, वो जल्दी से रेस्ट में नहीं आएगी। तो मान लीजिए चलती हुई गाड़ी में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, क्या होगा? आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। आप आगे की तरफ क्यों मूव कर जा रहे हैं? क्योंकि ब्रेक गाड़ी में लगा है और आपकी बॉडी मोशन की स्टेट में थी। जब गाड़ी मूव कर रही थी तो गाड़ी के साथ साथ आपकी बॉडी भी मोशन की स्टेट में थी, रोड के रेस्पेक्ट में। और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगाया, आपकी बॉडी मूव ही करते रहना चाहती है, क्योंकि वो पहले भी मूव कर रही थी और वही मूव ही करते रहने की चाहत का नतीजा है कि आप आगे चले गए और गाड़ी रुक गई।